बच्चों, कैसे हो आप? आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 12वीं बायोलॉजी की यूनिट 3। इसमें हम अध्याय 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग एवं अध्याय 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अधिकांश महत्वपूर्ण कंपोनेंट को संक्षेप में वन लाइनर के रूप में अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही हम पिछले वर्षों में इन अध्यायों से पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि PYQ पर भी चर्चा करेंगे। यदि आपने इसे अच्छे से अध्ययन कर लिया तो यूनिट 3 का एक अच्छा रिव्यू हो जाएगा और इससे आप अच्छे नंबर पाएंगे। इस यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो टॉपिक वाइज इस चैनल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप जरूर देखें। तो आइए इसे देखते हैं हम एक एक करके। स्वास्थ्य क्या है बच्चों? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना स्वास्थ्य कहलाता है। इसे 2025 में पूछा गया था। रोग किसे कहते हैं? तो शरीर के सामान्य कार्य प्रणाली में बाधा डालने वाली कोई भी स्थिति को रोग कहते हैं बच्चों। रोगों का जन्म सिद्धांत रॉबर्ट कोच ने दिया था। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। रोग प्रायः दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग किसे कहते हैं बच्चों? ऐसे सभी रोग जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, निमोनिया, ये सभी संक्रामक रोग कहलाते हैं। और असंक्रामक रोग या असंसर्गजन्य रोग किसे कहेंगे? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं हैं, उनको हम असंक्रामक रोग कहते हैं बच्चों। अब रोग वाहक क्या होता है? ऐसे सभी कारक जो रोगाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं बच्चों, जैसे मक्खी, मच्छर, ये रोग वाहक या वेक्टर कहलाते हैं। आप गंबूसिया मछली को पहचानते हैं बच्चों? गंबूसिया मछली यह मच्छरों के लार्वा को खाने वाली एक मछली होती है। यह रोग वाहकों के नियंत्रण के लिए बहुत ही अच्छे से काम करती है, अर्थात यह जैव नियंत्रण के काम आती है। अब हम प्रोटोजोआ जनित रोगों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला रोग है मलेरिया। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ के द्वारा होता है बच्चों। जबकि रोग वाहक कौन होगा बच्चों? मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है। इस रोग का लक्षण क्या होगा? तो हर तीसरे से चौथे दिन ठंड के साथ बुखार आना इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है बच्चों। ठीक है। मलेरिया रोग का कारक 2025 में पूछा गया था बच्चों, ध्यान रखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी आ जाएगा और रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर रहेगा। इस रोग का लक्षण क्या रहेगा? हर तीसरे से चौथे दिन ठंड के साथ बुखार आना मलेरिया का लक्षण रहेगा बच्चों। मलेरिया में होता क्या है? मलेरिया का जो मच्छर होता है वो रक्त में हीमोजोइन नामक पदार्थ छोड़ता है बच्चों। इसी वजह से ठंड और बुखार आता है। यह 2024 में पूछा गया था हीमोजोइन के बारे में। आप जानते हैं एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से सबसे घातक मलेरिया दुर्दम यानी कि मैलिग्नेंट मलेरिया होता है बच्चों। ठीक है। प्लाज्मोडियम की कई जातियां हैं, उनमें सबसे घातक प्रजाति प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो अपना जीवन चक्र दो पोषकों पर पूरा करता है बच्चों। अपना अलैंगिक जीवन चक्र यह मानव के भीतर पूरा करता है, जबकि लैंगिक चक्र यह मादा एनाफिलीज मच्छर के भीतर करता है। दूसरी प्रोटोजोआ जनित बीमारी अमीबियासिस है बच्चों। इसको हम अमीबिक पैचिस भी कहते हैं, जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा होती है। इसे 2022 में पूछा गया था। ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका आंतों को प्रभावित करता है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे देखें, जीवाणु जनित रोग। तो बच्चों जीवाणु जनित रोग में टाइफाइड का नाम सुना होगा आपने। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया इस रोग का कारक है। ठीक है। जो आंतों को संक्रमित करता है। इस रोग का लक्षण क्या रहेगा बच्चों? तेज बुखार, पेट दर्द होना और कब्ज होना। ठीक है। अब इस रोग की पुष्टि कैसे करते हैं? टाइफाइड रोग की पुष्टि यह एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में 2023 में पूछा गया था। तो टाइफाइड रोग की पुष्टि विडॉल टेस्ट के द्वारा की जाती है बच्चों। अब यदि निमोनिया के बारे में देखें तो निमोनिया बीमारी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे बैक्टीरिया के कारण होती है बच्चों। यह जो रोग कारक है यह फेफड़ों के एल्वियोलाई को प्रभावित करता है। ठीक है। इस रोग के लक्षण क्या रहेंगे? बुखार आना, ठंड लगना, खांसी आना और सिर दर्द इस रोग के बहुत ही सामान्य लक्षण है। यह चित्र दिख रहा है आपको, यह स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का चित्र है। अब विषाणु जनित रोगों के बारे में देखें तो पहला है सामान्य जुकाम। तो बच्चों यह रोग राइनो वायरस के कारण होता है। इस रोग में सामान्यतः नाक और श्वसन पथ प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित नहीं होते, ध्यान रखेंगे इस बात को विशेष तौर पर। और इस रोग का लक्षण क्या है? नाक का बंद हो जाना, खांसी आना और सिर दर्द होना इस रोग का सामान्य लक्षण रहेगा बच्चों। दूसरा यदि विषाणु जनित रोग देखें तो हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेकबोन फीवर, इसको हम डेंगू फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो इस रोग का वाहक कौन है? डेंगू बुखार का वाहक एडीज मच्छर है बच्चों। इसका रोग कारक डेंगू वायरस होता है, जिसके बहुत सारे स्ट्रेन या प्रभेद हैं, डेन V1, डेन V2, डेन V3, इस तरह से इनके अलग अलग नाम हैं। तीसरा रोग देखें तो विषाणु के द्वारा होने वाला तीसरा रोग आपके सिलेबस में चिकनगुनिया है। ठीक है। चिकनगुनिया का रोग वाहक भी कौन है? एडीज मच्छर है बच्चों। और इस रोग का रोग कारक कौन है? चिकनगुनिया वायरस है बच्चों। आगे देखें कवक जनित रोगों के बारे में। तो रिंगवर्म या दांत का नाम तो आप जानते ही बच्चों। इसमें क्या होता है? त्वचा के ऊपर छोटे छोटे से सूखे लीजन्स बन जाते हैं। ठीक है।
यह माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन जैसे कवकों के द्वारा होता है। कृमि जनित रोगों के बारे में देखें तो एस्केरियासिस, एस्केरियासिस एक कृमि जनित रोग है बच्चों। इसका रोग कारक एस्केरिस है बच्चों। यह एक प्रकार का आंतरिक परजीवी है बच्चों। अगला देखें, हाथी पांव या फिलपांव रोग, इसको एलिफेंटासिस या फाइलेरियासिस भी कहते हैं बच्चों। यह वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के कारण होता है। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में 2022 में पूछा गया था। तो यह क्रमिक कैसा दिखता है बच्चों? तो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आगे देखें, यौन संचारी रोगों के बारे में चर्चा करें तो यौन संचारी रोग को हम रतिज रोग भी कहते हैं, एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वीडी मतलब वेनेरियल डिजीज कहते हैं बच्चों। ऐसे सभी रोग जो असुरक्षित यौन संबंधों से फैलते हैं उनको एसटीडी कहते हैं बच्चों। इसके अंतर्गत एड्स है, जेनाइटल हर्प है, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सभी यौन संचारी रोग के उदाहरण हैं। जेनाइटल हर्प की यदि बात करें बच्चों तो यह हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस के संक्रमण से होता है। इसके क्या लक्षण है? तो इसमें जननांगों पर दर्दयुक्त छाले होना। गोनोरिया की यदि बात करें तो गोनोरिया जो रोग है वो निजेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है बच्चों। यह जीवाणु जनित संक्रमित रोग है। इसका लक्षण क्या है बच्चों? मूत्र मार्ग में सूजन आना, मूत्र के साथ जलन होना, इस रोग के सामान्य लक्षण रहेंगे। सिफिलिस के बारे में देखें, सिफिलिस ट्रेपोनीमा पैलिडम बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। इसका क्या लक्षण है बच्चों? मूत्र मार्ग में दाने निकल आना, कैंसरियस जैसे लक्षण हो जाते हैं, मूत्र मार्ग से पस आना, ये इसके सामान्य लक्षण रहेंगे बच्चों। आगे देखें आप, तो एड्स के बारे में डिटेल है। एड्स भी एक यौन संचारी रोग है बच्चों। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। आप ध्यान रखें, यह एक रेट्रो वायरस है बच्चों। ठीक है, यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं जो टी कोशिकाएं हैं हमारी, उनको नष्ट कर देता है। एड्स के परीक्षण के बारे में पूछ लेते हैं। एड्स की जो टेस्ट होती है उसका क्या नाम है? तो एड्स की टेस्ट जो है उसका नाम है एलिसा है बच्चों। और एलिसा का पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, ये इसका पूरा नाम है। यह भी परीक्षा में आ सकता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब एड्स के वायरस का चित्र देखें आप। इस चित्र की आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, यह भी परीक्षा में पहले पूछा गया था। आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे देखें प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है बच्चों? तो शरीर की वह प्रणाली जो रोगों से लड़ने में मदद करती है उसको हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। इसमें सहज प्रतिरक्षा किसको कहते हैं बच्चों? ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से ही मौजूद रहती है उसको सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें शारीरिक, कारिकीय, कोशिकीय और साइटोकाइन अवरोध शामिल होते हैं बच्चों। जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? ऐसी प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद विकसित होती है उसको हम उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और इसमें क्या होगा? इसमें T और B लिम्फोसाइट कार्य करती है बच्चों, ध्यान रखें। अब सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है बच्चों? तो जब शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है तो उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और जब बनी बनाई तैयार एंटीबॉडी शरीर में ली जाती है तो उसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखें। एंटीजन क्या होता है? कोई भी ऐसा पदार्थ जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या शरीर का कोई अपना प्रोटीन हो गया, वो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देता है। एंटीबॉडी बनाने के लिए उसको उत्तेजित करता है, प्रेरित करता है। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे कारकों को हम एंटीजन कहते हैं बच्चों, प्रतिजन कहते हैं। आगे देखें, एंटीबॉडी क्या होता है बच्चों? एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा इन एंटीजन पर हमला करने और उनसे लड़ने के लिए निर्मित की जाती है बच्चों। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर Y के समान होता है बच्चों। ठीक है, प्रत्येक एंटीबॉडी में सामान्यतः 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बच्चों। इनमें से 2 हल्की श्रृंखलाएं होती हैं जिनको L चेन कहते हैं और 2 भारी श्रृंखलाएं होती हैं जिनको H चेन कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन होती है। अगला देखें, प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया किसे कहेंगे? तो जब पहली बार कोई एंटीजन हमारे शरीर के संपर्क में आता है और हमारा शरीर जो रिस्पॉन्स करता है और हमारा शरीर जो प्रतिक्रिया देता है उसको हम प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कहते हैं बच्चों। जबकि द्वितीयक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया किसे कहेंगे? जब कोई प्रतिजन या एंटीजन दूसरी बार उसी शरीर में प्रवेश करता है तब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र और मजबूती के साथ प्रतिक्रिया देता है, उसको हम द्वितीयक प्रतिक्रिया या सेकंड रिस्पॉन्स कहते हैं बच्चों। अब स्वप्रतिरक्षी रोग किसे कहते हैं बच्चों? तो जब प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही कोशिकाओं को पहचान कर उन पर हमला कर देती है। ठीक है, जब हमारी ही प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर की कुछ कोशिकाओं को पहचान कर उनको हमला कर देती है तो इसको स्वप्रतिरक्षा रोग या ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसे 2023 में पूछा गया था बच्चों परीक्षा में। अब एलर्जी किसे कहते हैं बच्चों? पर्यावरण में मौजूद किसी सामान्य पदार्थ के प्रति हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के द्वारा अति संवेदनशीलता प्रदर्शित करना एलर्जी कहलाता है बच्चों। इसमें सामान्यतः IgE प्रकार की एंटीबॉडी तैयार होती है और वे कारक जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं उनको हम एलर्जेन कहते हैं। ध्यान रखें, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे देखें कैंसर या कर्क रोग के बारे में।
कैंसर क्या होता है? कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन कैंसर कहलाता है। कैंसर सामान्यतः दो प्रकार का होता है बच्चों, सुदुम यानी बिनाइन और दुर्दुम यानी कि मैलिग्नेंट। तो इनमें से सबसे घातक कौन होता है बच्चों? तो सुदुम जो होता है जहाँ निर्मित होता है वहीं पर बना रहता है, जबकि दुर्दुम जो होता है उसमें क्या होता है, इसकी जो ट्यूमर है किसी भी माध्यम के द्वारा शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल जाती हैं। तो यह काफ़ी घातक होता है, पूरे शरीर में फैल सकता है। इसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं बच्चों, इसलिए दुर्दुम ज़्यादा घातक होता है सुदुम की तुलना में। अब कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को हम ऑन्कोजीन कहते हैं, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जबकि कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस को ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। यह अभी तक पूछा नहीं गया है, यह पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे आप। कैंसर का जो परीक्षण होता है वो बायोप्सी टेस्ट होता है, आप जानते हैं। कैंसर का जो इलाज होता है वो कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है ना, इसके द्वारा कई प्रकार के इलाज किए जाते हैं बच्चों। आगे व्यसन क्या होता है बच्चों? तो शारीरिक या मानसिक तौर पर भोजन को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ पर आश्रित होना व्यसन कहलाता है। ड्रग्स के बारे में देखें बच्चों तो यह चित्र दिख रहा है, इसमें कई सारे ड्रग्स दिख रहे हैं जो शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, ड्रग्स में ओपियोइड की बात करें तो ओपियोइड्स जो हैं बच्चों, जैसे हेरोइन है ना, तो यह शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ को प्रभावित करते हैं। ओपियम का स्रोत अफीम पेपेवर सोमनीफेरम है बच्चों। यह चित्र पेपेवर सोमनीफेरम अफीम के पौधे का है। इस अफीम के पौधे के ऊपर की ओर कैप्सूल बनते हैं, और कैप्सूल जब कच्चे होते हैं तब इन कैप्सूल पर हल्का सा क्रैक लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, जिससे उससे मिल्की लेटेक्स निकलता है, और उसमें विभिन्न प्रकार के एल्केलॉइड्स होते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की नशीली दवाइयाँ बनाई जाती है बच्चों। अब नस्ली दवाइयों में जैसे हेरोइन की बात करें तो डाईएसिटिल मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन की बात करें बच्चों तो ये अफीम से प्राप्त होता है। कोकीन की बात करें तो ये कोका का जो पौधा होता है, ये कोका का पौधा दिख रहा है, इसके फलों से कोकीन प्राप्त की जाती है बच्चों। इसके अलावा मरीजुआना जो है वो भांग के पौधे से प्राप्त की जाती है बच्चों। ये भांग का पौधा इस प्रकार दिखाई देता है, ध्यान रखेंगे, और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। इसके अलावा कैनेबिनॉइड्स की यदि बात करें जिसके अंतर्गत भांग, चरस और गांजा आता है बच्चों, तो यह कैनेबिस सटाइवस भांग के पौधे से प्राप्त होती है। ठीक है, आप भांग के पौधे का चित्र देख ही रहे हैं। इसके पुष्प क्रम से सामान्यतः इन पदार्थों को प्राप्त किया जाता है। यह परीक्षा में 2023 में पूछा गया था। आगे देखिए तंबाकू के पौधे के बारे में। तो तंबाकू का पौधा आपने देखा होगा, इस प्रकार दिखाई देता है बच्चों। इसमें निकोटीन नामक हानिकारक रसायन पाया जाता है। इसके अलावा हम एलएसडी की चर्चा करें तो एलएसडी का पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मतिभ्रमकारी दवा है बच्चों, जिससे अर्गट कवक क्लेविसेप्स परप्यूरिया से प्राप्त किया जाता है बच्चों। मादक पदार्थ अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से अवसाद, हृदय गति रुकना और शिशु के विकास में बाधा आ सकती है बच्चों। आगे देखिए आप, किशोरावस्था किसे कहते हैं बच्चों? यह भी प्रश्न 2025 में पूछा गया था। तो 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है, एडोलसेंस स्टेज कहा जाता है बच्चों। किशोरावस्था को बचपन और प्रौढ़ावस्था के बीच का सेतु या पुल कहते हैं। ठीक है, व्यसन के क्या कारण हो सकते हैं बच्चों? तो व्यसन के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से प्रमुख कारणों में साथियों का दबाव होना, मानसिक तनाव होना, जिज्ञासा होना, नया अनुभव लेने की प्रवृत्ति होना, पारिवारिक वातावरण होना, सोशल मीडिया का प्रभाव भी इसमें कारण बन सकता है, और अकेलापन भी व्यसन का कारण हो सकता है बच्चों। एक प्रश्न 2020 में पूछा गया था, लीवर सिरोसिस का कारण। लीवर सिरोसिस अल्कोहल व्यसन के कारण होता है बच्चों। आगे देखें, टीकाकरण किसे कहते हैं बच्चों? तो सामान्यतः किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवाएं खिलाई जाती हैं या पिलाई जाती हैं या अन्य किसी रूप में दी जाती हैं, तो उसको हम टीका कहते हैं। और टीका लेने की प्रक्रिया या देने की प्रक्रिया को हम टीकाकरण कहते हैं। जैसे पोलियो का टीका, हेजे का टीका, टाइफाइड का टीका। ठीक है, कई बीमारियों के टीके तैयार किए जा चुके हैं बच्चों। अब डीपीटी के टीके की बात करें तो डीपीटी का मतलब डिप्थीरिया, पोलियोमाइलिटिस और टिटेनस है बच्चों। ठीक है, तो यह टीका जो होता है पोलियो, डिप्थीरिया एवं टिटेनस से बचाने का काम करता है। यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था। स्टेम सेल क्या होती है बच्चों? तो आप जानते हैं स्टेम सेल जो होती है वो हमारे बोन में जो बोन मैरो होती है उससे उत्पन्न होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बच्चों। यह चिकित्सा का जनक कौन है बच्चों? तो हिप्पोक्रेट्स का नाम याद रखिए। हिप्पोक्रेट्स को हम चिकित्सा का जनक कहते हैं। यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों। अब हम अध्याय 8 के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए घरेलू उत्पादों पर चर्चा करें तो दही, पनीर, इडली, डोसा, ये सभी सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाने वाले घरेलू उत्पाद हैं। अब दही का निर्माण कैसे होता है तो हम जानते हैं, दूध को गर्म करने के पश्चात ठंडा करते हैं, है ना। लगभग 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान होता है तब उसके अंतर्गत लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मात्रा मिला दी जाती है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध के अंदर लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ठीक है,
जिससे क्या होता है, दूध दही में बदल जाता है। इससे इसके भीतर विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ जाती है बच्चों, यह काफ़ी लाभदायक होता है। बेकर यीस्ट किसे कहते हैं बच्चों? तो आप जानते हैं ब्रेड के बारे में। ब्रेड जो होता है उसका निर्माण सैकेरोमाइसिस सेरेविसी नामक यीस्ट के द्वारा होता है। यह कवक है बच्चों। आगे देखें स्विस चीज़ के बारे में या स्विस पनीर के बारे में। तो स्विस पनीर तो बहुत ही फेमस है बच्चों। यह अपनी बनावट और फ्लेवर की वजह से काफ़ी पसंद किया जाता है। इसमें बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है बच्चों। यह बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से स्विस पनीर में बहुत बड़े बड़े होल हो जाते हैं बच्चों। बच्चों आप ताड़ी के पेड़ के बारे में जानते होंगे। तो ताड़ी के पेड़ से तौड़ी प्राप्त की जाती है, जिसको हम ताड़ी कहते हैं ना। तो दक्षिण भारत का यह एक बहुत ही पारंपरिक पेय पदार्थ है जो ताड़ी के वृक्ष के रस को किण्वन करके बनाया जाता है। आप जानते हैं जब ताड़ी का पेड़ पुराना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब इसकी पत्तियों को काट कर यहाँ पर मटकियाँ लगा देते हैं और उसमें ताड़ी का रस धीरे धीरे इकट्ठा होता है बच्चों, ठीक है। और उससे उससे ताड़ी प्राप्त की जाती है। आगे देखिए अब हम सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए औद्योगिक उत्पादों की चर्चा करें तो इसके अंतर्गत एंटीबायोटिक्स आ जाएगी बच्चों, जैसे पेनिसिलिन। एंजाइम्स आ जाएंगे जैसे लाइपेज, प्रोटीएज हो गए। कार्बनिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल बनाए जाते हैं। इसके अलावा शराब, वाइन, बियर आदि का निर्माण सूक्ष्म जीवों के द्वारा औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर किया जाता है। सिरका उद्योग में एसिटोबैक्टर एसिटी का उपयोग किया जाता है बच्चों। अब एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक क्या होता है बच्चों? प्रतिजैविक पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए बच्चों, ध्यान रखें। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक सूक्ष्म जीव से तैयार होता है और दूसरे सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने का काम करता है, उसको हम प्रतिजैविक पदार्थ या एंटीबायोटिक्स कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसके अंतर्गत पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी कई एंटीबायोटिक्स आती हैं। इन्हें वंडर ड्रग्स भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इनके द्वारा कई प्रकार की बीमारियों को ठीक किया गया है। इनको जीवन रक्षक दवाइयों के नाम से भी हम जानते हैं, इसलिए इनको वंडर ड्रग्स भी कहते हैं। पहला एंटीबायोटिक्स कौन सा था आपको पता है? पहला एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन था, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी बच्चों। इसको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, 2017, 2023, 2025 में पूछा गया है। इसके अलावा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण किससे होता है? पेनिसिलिन का निर्माण एक कवक प्रजाति है पेनिसिलियम नोटेटम, उससे इसका निर्माण किया जाता है बच्चों। आगे देखें साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में चर्चा करें बच्चों। तो आप जानते हैं साइक्लोस्पोरिन ए अंग प्रत्यारोपण में प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में, इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में प्रयुक्त होता है बच्चों। और इसका निर्माण ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से होता है। ये पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। अब स्टैटिन क्या होता है? तो यह रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और मोनास्कास पारप्यूरियस नामक यीस्ट से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्लॉट बस्टर क्या होता है बच्चों? तो हृदयाघात के रोगियों में रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिसको क्लॉट बस्टर भी हम कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को क्लॉट बस्टर कहते हैं, ध्यान रखें। आगे बायोगैस का मुख्य घटक कौन है बच्चों? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, जिसे मेथेनोजेंस बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बायोगैस यानी जैव गैस उत्पादन में सहायक सूक्ष्म जीवों द्वारा कई सारी गैसें उत्पन्न की जाती है, जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन के साथ में आप हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड को भी याद रख लें, क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं बच्चों। बीटी कॉटन के बारे में जानते हो अगर, तो जैव नियंत्रण कारक के रूप में बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया का उपयोग कीटों को मारने के लिए किया जाता है बच्चों, ठीक है। अगला जैव उर्वरक है बायो फर्टिलाइजर। तो धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा, एनाबिना नास्टॉक, है ना। नास्टॉक और एनाबिना महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं बच्चों, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करके उसकी उर्वरा क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। माइकोराइजा या कवक मूल क्या होता है बच्चों? तो जब कवक किसी उच्च कुल के पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी रूप से जुड़ जाता है, तो इस प्रकार के संगठन को हम कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं बच्चों। सामान्यतः यह कवक पौधों को फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है बच्चों। आगे देखें बैक्यूलोवायरस के बारे में। तो बैक्यूलोवायरस सामान्यतः कीटों के विरुद्ध विशिष्ट जैव नियंत्रण का एक एजेंट है ना। तो कीटों को नियंत्रित करने के लिए काम में आता है बच्चों। यदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में दो भाग है बच्चों। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, किसी पौधे के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया, मुक्त जीवी जीवाणु। एजाटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम दोनों के दोनों
मुक्त जीवी बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करके उसको उपजाऊ बनाते हैं। इसके अलावा सहजीवी बैक्टीरिया की यदि बात करें तो आप जानते हैं जितने भी दलहनी पौधे हैं, फलीदार पौधे हैं, उनकी जड़ों के भीतर आप देख रहे हैं ये गठाने दिख रही है। इन गठानों के भीतर एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है बच्चों। आगे देखें। अब बच्चों हम वाहित मल के उपचार के बारे में अध्ययन करेंगे। सीवेज का 2 पदों में उपचार किया जाता है, प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। तो प्राथमिक उपचार में भौतिक उपचार किया जाता है। इसके अंतर्गत सीवेज में जो बड़ा कचरा होता है, भारी कचरा होता है, उसको एक तो छान करके अलग किया जाता है बच्चों, और एक टैंक में इकट्ठा करके उसमें भारी कणों को अवसादन करके तली में बिठा करके उसको पृथक किया जाता है। दोनों ही प्रक्रिया भौतिक पृथक्करण के अंतर्गत आती है, जिसको हम प्राथमिक उपचार की श्रेणी में रखते हैं बच्चों। इसके पश्चात द्वितीयक उपचार कैसा होता है? तो द्वितीयक उपचार के लिए सामान्यतः क्या किया जाता है, एक टैंक के अंतर्गत अवायवी जीवाणु और वायवी जीवाणु को पृथक पृथक रूप से वृद्धि करवाकर सीवेज के भीतर उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ दिया जाता है बच्चों। इस प्रकार से यह जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उपचार किया जाता है। आगे देखिए, फ्लॉक्स क्या होता है बच्चों? तो सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान सीवेज के ऊपर जो बैक्टीरिया और कवकों के बड़े बड़े समूह, जालीनुमा समूह उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी जालीनुमा संरचनाओं को, इनकी कॉलोनीज को हम फ्लॉक्स कहते हैं बच्चों। बीओडी किसे कहते हैं बच्चों? बीओडी का पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है बच्चों। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? 1 लीटर जल में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करने के लिए वहाँ के सूक्ष्म जीवों को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की उस मांग को हम बीओडी या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं बच्चों। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जितना अपशिष्ट पदार्थ होगा उनको अपघटित करने के लिए वहाँ के सूक्ष्म जीवों को उतनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ है तो बीओडी ज़्यादा रहेगा, कम अपशिष्ट पदार्थ है तो बीओडी कम रहेगा बच्चों। ठीक है, तो बीओडी की माप के द्वारा हम यह नाप सकते हैं कि जल प्रदूषित है या नहीं है, या कितना जल प्रदूषित है। ठीक है, आगे देखें। तो मशरूम के बारे में, तो यह चित्र दिख रहा है कोई एगेरिकस का है। ठीक है, इसको मशरूम कहते हैं और यह एक प्रकार का खाद्य कवक है। इसका संवर्धन या कल्टीवेशन किया जाता है बच्चों। अगला, यदि बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो इसके अंतर्गत बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया आ जाएगा बच्चों, जो कई प्रकार के कीटों का नियंत्रण करता है। इसके अलावा आगे देखें तो इंटरफेरॉन क्या है बच्चों? तो इंटरफेरॉन को कई बार परीक्षा में पूछा गया है। विषाणु प्रतिरोधी प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहते हैं बच्चों। जब शरीर में विषाणु का संक्रमण होता है तो इंटरफेरॉन प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके अलावा यदि ब्रीवर यीस्ट के बारे में पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखें, सामान्यतः अल्कोहल उद्योग में शराब को बनाने के लिए एक प्रकार का यीस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किया जाता है, जो किण्वन क्रिया के द्वारा अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है, इसीलिए इसको ब्रीवर यीस्ट कहा जाता है। इसके अलावा खरपतवार किसे कहते हैं? आपने भी कोई फसल लगाई है, जैसे मक्का की फसल दिख रही है, मक्का की फसल के बीच बीच में जो दूसरे पौधे, घास वगैरह उगाती है बच्चों, तो इन्हीं को हम खरपतवार कहते हैं। तो यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है बच्चों। इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहें। ठीक है।